एक और प्रश्न इम्पोर्टेंट जो कि आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए MHD 14 का है। चैप्टर 1 से ये विचारधारा से प्रेमचंद को परहेज न था, पर वे किसी विचारधारा के अंध समर्थक नहीं थे। इस कथन का तर्कपूर्ण परीक्षण कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उत्तर में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रेमचंद के साहित्य और जीवन को समझने के लिए यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विचारधारा से प्रेमचंद को परहेज न था, पर वे किसी विचारधारा के अंध समर्थक नहीं थे। यह कथन उनकी साहित्यिक और सामाजिक चेतना की गहराई को दर्शाता है। तो विचारधारा से परहेज न होना, प्रेमचंद के लेखन में विभिन्न विचारधाराओं को स्पष्ट प्रभाव देखा विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वे अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हलचलों से पूरी तरह वाकिफ थे और इन पर गहरी दृष्टि रखते थे। मतलब जो प्रेमचंद थे, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें अलग अलग रचनाओं में अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती है, लेकिन उनको किसी भी विचारधारा से कोई परहेज न था, कोई दिक्कतें नहीं थी। उनके समय में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो हलचल चल रहे थे, उन सारी चीज़ों से वो पूरी तरह से वाकिफ थे। उनको पता था सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें उनकी कहानियों में देखने को भी मिलते हैं। समाजवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव। प्रेमचंद के साहित्य में समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब ये जो दोनों विचारधारा हैं, समाजवाद का और मार्क्सवाद का, ये दोनों हमें दिखाई देते हैं बिल्कुल क्लियर। उन्होंने किसानों और मजदूरों के शोषण, पूंजीपतियों और जमींदारों के अत्याचार तथा वर्ग भेदभाव का यथार्थवादी चित्रण किया। उन्होंने उस समय का जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, पूंजीपति जो लोग थे, जो धनी व्यक्ति थे, जो जमींदार थे, उनका जो अत्याचार था, और साथ में वर्ग को लेकर ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उसको लेकर प्रेमचंद ने अपनी जो कहानियां लिखी, जो उपन्यास लिखे, उसमें जो सत्य चीजें थी उसी को उन्होंने उजागर किया है। गोदान, कर्मभूमि, कफन जैसी रचनाओं में गरीबों और दलितों की पीड़ा, आर्थिक असमानता और पूंजीवादी व्यवस्था की खामियों को उजागर किया गया है। वे शोषण मुक्त समाज की स्थापना के पक्षधर तो थे, जो समाजवादी सोच का केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। दूसरे नंबर पर है गांधीवादी विचार। प्रेमचंद पर महात्मा गांधी के विचारों का भी गहरा प्रभाव था। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज्य और अछूतोद्धार जैसे गांधीवादी सिद्धांतों को अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने स्थान दिया। कर्मभूमि उपन्यास में गांधीवादी विचारों के अनुरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन और अस्पृश्यता उन्मूलन का चित्रण मिलता है। वे नैतिक, सूचिता और सादगी को महत्व देते थे, जो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। मतलब यहाँ पर प्रेमचंद ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया था। उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, ग्राम स्वराज्य और जो अछूतोद्धार मतलब छुआछूत का जो प्रभाव था, इन सारी चीज़ों को, गांधीवादी सिद्धांतों को अपनी कहानियों और उपन्यासों में इन्होंने स्थान दिया था। कर्मभूमि उपन्यास में भी हमें गांधीवादी विचार देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर का है राष्ट्रवादी भावना। प्रेमचंद में प्रबल राष्ट्रवादी भावना थी। वे विदेशी शासक के आलोचक तो थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए लेखन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसी लेखनी के चलते उनका जो पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो लिखना स्टार्ट किया था या फिर शुरुआत किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो सारी चीज़ें अंग्रेजों को पता चल गया और उन लोगों ने उस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। उनकी कहानियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के तत्व स्पष्ट दिखते हैं। उन्होंने गुलामी के दंश और भारतीय समाज पर उसके प्रभावों को गहराई से समझा और प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने जो भारत की गुलामी थी उसको उन्होंने अपनी आंखों देखी, सारी घटनाओं को अपनी कहानियों में, अपनी नाटकों में, अपनी उपन्यासों में उन्होंने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था। नारीवादी चेतना को उन्होंने जगह दिया प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण। हालांकि यह उस समय की एक संगठित विचारधारा तो नहीं थी,
प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में नारी मुक्ति और उनके अधिकारों को पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने नारी विचारधारा जो थी, नारीवादी चेतना जो थी, उसमें उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा जीवन और पुरुष प्रधान समाज में नारी की दयनीय स्थिति को उजागर किया था। इनका जो उपन्यास है निर्मला और सेवा सदन जैसी रचनाएं उनकी इसी प्रगतिशील सोच को दर्शाती है। मतलब नई नई सोच जब उभर कर आई, जिससे प्रगति के मार्ग प्रशस्त हुए, उसी को प्रगति मार्ग में रखा गया। और निर्मला और सेवा सदन जैसी रचनाएं इसी प्रगतिशील सोच की रचनाएं हैं। यह दर्शाता है कि प्रेमचंद ने विभिन्न समकालीन विचारधाराओं से प्रेरणा तो ली और उन्हें अपने साहित्य का आधार बना लिया। वे समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए इन विचारधाराओं के सकारात्मक पक्षों को स्वीकार करते थे। समाज में जो समस्याएं चल रही थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने इन सारी विचारधाराओं को अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में जगह दिया। किसी विचारधारा के अंध समर्थक न होना। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी भी विचारधारा के अंध समर्थक नहीं थे। मतलब वे आंखें बंद करके किसी भी चीज पे या फिर किसी भी विचार को समर्थन नहीं देते थे। उन्होंने किसी भी विचारधारा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी कसौटी पर परखा और केवल उनके पहलुओं को अपनाया और उन्हें मानवीय और सामाजिक उत्थान के लिए उचित लगे। उन्होंने उसी को अपनाया जो उन्हें समाज में लोगों को उन्नति और सामाजिक तरीके से उत्थान के लिए, मतलब प्रगति का मार्ग जो दिखाए, उसी को उन्होंने अपने कहानियों में जगह दिया। मानवीयता सर्वोपरि। प्रेमचंद के लिए मानवीयता और नैतिकता किसी भी विचारधारा से ऊपर थी। चाहे कोई भी विचारधारा हो, लेकिन मानवीयता और नैतिक जो विचारधारा थी उसको उन्होंने सबसे ऊपर रखा। उन्होंने विचारधाराओं का मूल्यांकन उनके मानवीय परिणामों के आधार पर किया। यदि किसी विचारधारा का कोई पहलू मानवता के खिलाफ जाता था तो वे उसे स्वीकार नहीं करते थे। मतलब अपनी रचनाओं में किसी विचार को जगह दिया, लेकिन अगर वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ है तो वे नकार देते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने साम्यवाद की क्रांतिकारी हिंसात्मक पहलुओं को सीधे तौर पर नहीं अपनाया, बल्कि नैतिक और अहिंसक परिवर्तन पर जोर दिया जो गांधीवादी प्रभाव था। ठीक है, मतलब यहाँ पर साम्यवाद का जो क्रांतिकारी हिंसात्मक जो विचारधारा था या फिर जो पहलू थे उसको इन्होंने नहीं अपनाया, बल्कि गांधीवादी विचारधारा को अपनाया। मतलब हिंसात्मक या फिर जो मानवीय मूल्यों के खिलाफ जो चीज़ें जा रही हैं उसको या फिर उससे प्रेमचंद सहमत कभी थे ही नहीं। आगे की अगर बात करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण और आलोचनात्मक विवेक। प्रेमचंद ने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। वे जानते थे कि कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण और दोष रहित नहीं होती। कैसी भी एक विचारधारा हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई उसमें त्रुटि तो होती ही है, और ये बात वो बखूबी जानते थे। उन्होंने आलोचनात्मक विवेक का भी प्रयोग किया था। जैसे उन्होंने गांधीवाद की आदर्शवादी सीमाओं को भी समझा और मार्क्सवाद के सैद्धांतिक कठोरता से हटकर मानवीय संवेदना को प्राथमिकता दी। गोदान जो उनका उपन्यास है उसमें होरी का दुख सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि सामाजिक और मानवीय भी है, जो किसी एक विचारधारा की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र चिंतन और मौलिकता ये भी एक बिंदु है। प्रेमचंद का चिंतन स्वतंत्र और मौलिक था। उन्होंने समाज की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा और उन्हें अपने ढंग से प्रस्तुत किया। जो चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी उसी को हूबहू उन्होंने अपने उसमें जो तरीका था उसको लगाकर उसको हूबहू उतार दिया। वे किसी भी बनाई लीक पर नहीं चले। उन्होंने विचारधाराओं से प्रेरणा ली, लेकिन उन्होंने अपनी सृजनात्मकता और अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक नया आयाम दिया। वे मुंशी प्रेमचंद थे, किसी वाद के अनुयायी मात्र नहीं थे। मतलब वे, उनका नाम यहाँ पर आदर सत्कार के साथ लिया गया है कि वे मुंशी प्रेमचंद थे। किसी भी घटना को या फिर जो समाज में चल रहे जो समस्याएं थी उसको उन्होंने अपने हिसाब से अपनी कहानियों में और उपन्यासों में जगह दिया। उसके बाद है कथाओं में द्वंद्व और जटिलता। उनकी कहानियों और उपन्यासों में पात्र अक्सर विभिन्न विचारधाराओं के द्वंद्व में फंसे दिखते हैं। मतलब प्रेमचंद जो रचनाएं लिखते हैं, जो भी लेखनी लिखते हैं, उसमें उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो दुविधा में होते हैं, 2-3 विचारधाराओं के बीच फंसे हुए रहते हैं।
वे आदर्शों और यथार्थ के बीच का संघर्ष दिखाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रेमचंद एक सरल या एक तरफा समाधान में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि समस्याओं की जटिलता को स्वीकार करते थे। मतलब यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि प्रेमचंद जो थे, दोनों चीज़ों को पात्रों के सामने रख देते थे। एक आदर्श की बातें, दूसरी जो सत्य चीज़ें थी उसको। उसके बाद वे उसमें से डिसाइड करते थे कि आखिर कौन सा ठीक रहेगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलते हैं कि उपरोक्त तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद निश्चित रूप से विचारधाराओं से प्रभावित तो थे, विशेषकर समाजवाद, गांधीवाद और राष्ट्रवाद से। उनके साहित्य में इन विचारधाराओं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हालांकि वे किसी भी विचारधारा के अंध समर्थक या फिर कट्टर अनुयायी नहीं थे। उनके लिए मानव कल्याण, नैतिकता और सामाजिक न्याय सर्वोपरि था। प्रेमचंद ने जो भी रचनाएं लिखी उसमें सर्वोपरि उन्होंने किस चीज़ को रखा? मानवीय कल्याण को। उन्होंने हर विचारधारा को अपनी मानवीय कसौटी पर परखा और केवल उन तत्वों को अपनाया जो उन्हें समाज के हित में लगे। यह विशेषता प्रेमचंद को केवल एक लेखक से कहीं अधिक एक दूरदर्शी चिंतक और मानवतावादी बनाती है, जिन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का एक शक्तिशाली और विवेकपूर्ण माध्यम बनाया। उनका यही संतुलित दृष्टिकोण उन्हें हिंदी साहित्य के अमर लेखकों में शुमार करता है, मतलब विख्यात करता है, प्रसिद्ध करता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।